वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनियस टू। तो बच्चों आज हमारा तीसरा वीडियो है अनसॉल्व को लेकर के। और आज हम सेट नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 3 सन 2024 का है और हमारा जो विषय कोड है जो पेपर का कोड है वो है 824 एच जे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों, आपको पेपर को सॉल्व कराते हैं जिसका हमारा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। ये तो हम पिछले वीडियोज में बता ही चुके हैं कि हमारा जो समय 3 घंटे 15 मिनट का है और जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो पैसेज नीचे दिया गया है इसको पढ़ करके और प्रश्नों का आंसर देना है हमको। तो यहाँ पे पैसेज ये है बच्चों, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड the laws were very cruel. A man could be hanged for a very small offense. यानी कि जो इंग्लैंड में प्राचीन दिनों की जो नियम कानून थे वो बहुत ही निर्दयी पूर्वक थे और वहाँ छोटे छोटे गुनाह के लिए, छोटे अपराध के लिए लोगों को हैंग यानी फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। द शेरिफ हु वर द कीपर ऑफ द लॉ were ignorant men and would hang a man on little or no evidence। यानी कि वह मनुष्यों को बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी प्रमाण का ही फांसी पर चढ़ा देता था। often when a man feared some punishment from the sheriff he would run away to the forest. In the forest he would join the company of other men who had come there like him। तो जब लोग इससे डरने लगे तो डर करके उस क्षेत्र को छोड़कर जंगल में जाने लगे और जंगल में जा करके उनके कंपनी में यानी उनके समूह में जुड़ने लगे जो कि उन्हीं के जैसे दिखते थे या उन्हीं के जैसे वहां से भाग कर गए हुए थे। सच मैन वर कॉल्ड आउटलॉज। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर और बाय रोविंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे। तो वे लोग फिर अपना जीवन यापन करने के लिए या तो लोगों को लूटा करते थे जो हाईवे पे चलते थे या तो फिर हिरन का शिकार करते थे। तो ये हमारा पैसेज था बच्चों। इसी पैसेज को देख करके अब हमें आगे के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जिसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर स्मॉल ऑफेन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, यानी ओल्ड एज। तो क्या करा है कि उस पुराने दिनों में इंग्लैंड में छोटी छोटी घटनाओं के लिए कौन सी फांसी होती थी। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि वो छोटी छोटी घटनाओं के लिए उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, हैंगिंग, फांसी पर लटका दिया जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। यानी कि उन पुराने दिनों में नियम कानून का पालन, नियम कानून कौन चला रहा था। तो हमने पढ़ा था शेरिफ, शेरिफ नाम का जो व्यक्ति था वही क्या कर रहा था, नियम कानून को चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। यानी कि पुराने दिनों में इंग्लैंड में लोग जंगल में क्यों भाग जाते थे। तो हमने देखा कि जंगल में क्यों भागते थे, जब हमने पैसेज को पढ़ा था तो उसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, टू escape पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, यानी कि शेरिफ से दंड न मिले इसके लिए लोग जंगल में चले जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 क्या कर रहा है, कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि दिए हुए प्रश्नों का आपको आंसर देना है। तो इसमें से चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि आई मेट, मैं मिला, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। अब आप ध्यान से देखे होंगे कि जो ओल्ड है ये क्या है, ये हमारा स्वर होता है और हम जानते हैं कि स्वर के लिए हमें एन का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, स्वर का। स्वर के लिए हमें एन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, आई मेट एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अनलेस ही वेक्स माई पर्डन, यानी जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, आई। अब इसके बाद यहाँ पे वर्ब छूटा हुआ है, नॉट एक्सक्यूज मी हिम। तो क्या रहा है कि जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, आई, फिर यहाँ पे छूटा हुआ है वर्ब के लिए, फिर नॉट, फिर एक्सक्यूज हिम, मैं उसके क्षमा नहीं करूंगा। तो आप जानते होंगे कि जब कभी कोई दृढ़ता वाली बात होती है तो जब गागी का सेंस होता है वहां पे हम आई के साथ और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो विल हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो हमारे शब्द दिए गए हैं, जो बिखरे हुए शब्द हैं, इनको एक समूह में रखना है और जिससे एक हमारा सही अर्थ निकले। ठीक, तो इसमें है बिहेवियर, गॉट, आई, हिज, एट, एंग्री। अगर हम इसमें देखें बच्चों तो आई हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आई जब हमारा सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद जो दूसरा वर्ब आएगा वो वर्ब हमारा गॉट है। ठीक, और वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर ऐड का प्रयोग करेंगे, फिर ऐड के बाद क्या बचेगा, हिज बिहेवियर, एंग्री बिहेवियर। तो हो क्या जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा देखते क्या है, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। पहला ऑप्शन ये है हमारा, और दूसरा ऑप्शन है कि आई एंग्री, तो एंग्री शब्द आ गया, ये तो होगा ही नहीं। फिर एंग्री शब्द यहाँ शुरुआत में हुआ है, सब्जेक्ट तो मिला नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये है, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका, गोइंग टू सिटी, अब क्या कर रहा है, शहर जाने के लिए। जब कोई भी व्यक्ति कहीं से अलग होता है तो अलग होने के सेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो टू का प्रयोग होता है, और कहीं से अलग होता है तो वहां से के लिए हमें फ्रॉम का प्रयोग देखना है, और फ्रॉम इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है बच्चों, अब चले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी कि कौन किसकी स्पेलिंग गलत है। तो पहला ह्यूमर, ये तो सही है, शेयर भी सही है, ब्रीफली ये भी सही है, लैंग्वेज, अगर हम बात लैंग्वेज की करें तो लैंग्वेज की स्पेलिंग यहाँ गलत है बच्चों। लैंग्वेज की स्पेलिंग LANGUAGE होता है, क्या होता है, AGE, लेकिन यहाँ हमें क्या मिला है, EGE। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि जो पैसेज हमको नीचे दिया हुआ है इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। तो पैसेज क्या है बच्चों, ये हमारा पैसेज है, कुर्ग आर कोडाग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कुर्ग जो या कोडाग जो है यह कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि यह सदाबहार जो वर्षा वन है इसके घर कहे जाते हैं, स्पाइसेस मसालों के, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी के बागान के। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस सिटी या डिस्ट्रिक्ट। क्या कर रहा है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वर्षा वन जो है यह इस जिले के लगभग 30% भाग को कवर करता है। ड्यूरिंग द मानसून यानी मौसम के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी जब मानसून आता है, जब बारिश का समय आता है तो बहुत सारे यात्री यहाँ से दूर चले जाते हैं। दूर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये टोटल पहाड़ी एरिया है, तो लैंडस्लाइड ना हो इसके लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। फिर इसमें बच्चों कुछ और भी है पैसेज में कि द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, यानी कि जो मनोरंजन का समय, जो आनंद का समय होता है यह सितंबर से लेकर के मार्च तक होता है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में यहाँ बहुत मजे आते हैं। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, यानी कि किस एरिया में या किस स्टेट में, किस राज्य में कुर्ग स्थित है। तो हमने अभी पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटक राज्य में, तो कर्नाटक ऑप्शन जो दिखेगा जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, यानी कि ये सही है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज, यानी कुर्ग में जाने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि द सीजन टू जॉय, यानी कि जो मनोरंजन का समय कमान से प्रारंभ होता है, फ्रॉम सितंबर टू कंटिन्यूस टिल मार्च, यानी कि सितंबर से लेकर के वह मार्च तक चलता है। कब तक चलता है बच्चों, सितंबर से लेकर के मार्च तक होता है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा सितंबर और से मार्च वाला, वही सो हो जाएगा। तो इसमें अप्रैल टू जून है, जुलाई टू अगस्त है, सितंबर टू मार्च, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11
से 13 तक, यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डिड लेंचो हो फॉर, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी। तो लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, आप जानते होंगे लेंचो वाले पार्ट में जब वो अपने फसल को देखता है तो देखने के बाद क्या बोलता है कि अगर ईश्वर करे कुछ हमको बारिश मिल जाए, अगर बारिश की अच्छी खासी बौछार पड़ जाए, अगर नहीं बौछार हो रही है तो भाई थोड़ा बहुत ही बारिश हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा और फसल बहुत अच्छी होगी। तो उसको बारिश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे है ए में अ गुड शावर ऑफ रेन, यानी कि बारिश की अच्छी बौछार की, ब्राइट सनशाइन या अच्छी धूप की, अ गुड क्रॉप अच्छे फसल की, या क्लाउडी वेदर की, या केवल बादल ही आए भाई पानी नहीं आए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, अ गुड शावर ऑफ रेन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का पहला जो अश्वेत राष्ट्रपति बना, तो हम जानते हैं कि जब नेल्सन मंडेला वाले पार्ट को हमने पढ़ाया था तो उसमें यह बताया था कि नेल्सन मंडेला जिसे 30 सालों तक जेल में रखा गया था, जब देश आज़ाद हुआ यानी साउथ अफ्रीका जब आज़ाद हुआ तो वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो हमारा नेल्सन मंडेला वाला जो ऑप्शन है बच्चों, नेल्सन मंडेला वाला, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेल्सन मंडेला कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में नेल्सन मंडेला है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, यानी कि जो गोवा के बेकर्स उन दिनों हुआ करते थे जब पुर्तगाली का समय हुआ करता था तो क्या पहनते थे। तो आपको पता है कि वो हाफ पैंट से ज़्यादा और फुल पैंट से कम ये ड्रेस पहनते थे, जिनके ड्रेस को हम कवाई बोलते थे। क्या बोलते थे, कवाई बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 15। क्या कर रहा है भाई, कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिए गए, जो पैसेज नीचे दिए गए, इसको हमको पढ़ने हैं और पढ़ करके हमें इसका आंसर देना है बच्चों। ठीक है, तो हमारा पैसेज यही है कि नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड टू पोजीशंस, पीपल विल टेक बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो इसमें बच्चों हमारा जो क्वेश्चन बनेगा 14वां, वही कह रहा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि जो कविता है द बॉल पोएम, इसका लेखक कौन है, यानी कौन इसको लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चों कि इसके अगर लेखक के बारे में बात किया जाए तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी में जॉन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा था कि द बॉल पोएम नामक कविता को। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज इन अ वर्ल्ड पोजीशंस, यानी कि इसका मतलब क्या है, इन अ वर्ल्ड पोजीशंस, सांसारिक वस्तुओं, इनका मतलब क्या है भाई, सांसारिक वस्तुएं। तो हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ये जो लव है, लव तो होगा नहीं क्योंकि प्रेम जो होता है वो स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों होता है, तो प्रेम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बात वस्तु की किया जा रहा है ना। फिर इसके बाद लस्ट, ये तो हो ही नहीं सकते हैं ऑप्शन में, तो इसको भी हम इरेज करते हैं भाई। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी दिया जाए मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो वस्तु वाली चीज़ें होती है यही होती है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके ऑप्शन को हमें चूज करना है कौन सही है। तो कह रहा है कि हु वाज मिस्टर हेरियट। तो हेरियट कौन है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे ट्रिकी वाले पार्ट को, जो जिसे बोलते हैं ना ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो उसमें जो डॉक्टर साहब थे उनका नाम क्या था, मिस्टर हेरियट। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है। कंपाउंडर, कंपाउंडर तो हो नहीं सकते हैं। फिर आया कि अ डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ डॉक्टर। मिस्टर हेरियट क्या थे बच्चों, एक डॉक्टर थे। ठीक है, जो उस पूरे चिकित्सालय को चलाते थे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है हु डज टी रेफर टू इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, यानी कि जो थीव्स स्टोरी है इसमें ये जो टी शब्द आया है, कौन सा शब्द बच्चों, जो टी शब्द आया है, यानी कि जो लेटर आ रहा है, इस लेटर का
किस शब्द के साथ संबंध हो सकता है? तो ऑप्शन में आया है कि हरि सिंह है, कि अनिल है, या द राइटर ऑफ द स्टोरी है, या द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ऑफ द थीफ। यानी कि उस चोर का ऑप्शन क्या कर रहा है? हरि सिंह, अनिल, या राइटर ऑफ द स्टोरी। तो हम जानते हैं बच्चों, ये टी फॉर थीव्स था। टी फॉर क्या था बच्चों? थीव्स था। तो जो थीफ है उस थीफ के लिए हमें टी शब्द मिला हुआ है, यानी टी लेटर जो मिला हुआ है वह किसके लिए मिला हुआ है? थीफ के लिए मिला है। तो ये थीफ यानी कि टी, तो उसमें चोर कौन था बच्चों? हम जानते हैं उस पाठ में चोर कौन था? हरि सिंह नाम का जो लड़का था वही चोर था, जिसकी उम्र मात्र केवल 15 साल थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि हु केम टू मेड अजेबल इन द स्टोरी द मिड नाइट विजिटर्स। मिड नाइट विजिटर्स यानी कि जो जासूस वाली पार्ट थे, उस वाले पार्ट में अजेबल से मिलने कौन आता है? ऑप्शन है फॉलर, द पुलिसमैन, अजेबल्स फादर, या मैक्स। तो देखिए बच्चों, जो अजेबल था ये भी क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था, यानी कि यह भी एक जासूस था। मैक्स भी एक जासूस था, दोनों एक ही कैटेगरी के थे। लेकिन अजेबल से मिलने के लिए फॉलर आता है। कौन आता है? फॉलर आता है, क्योंकि फॉलर एक पत्रकार था। उसका काम क्या था कि वह इनसे मिलता और पता चलता उसको कि कौन सी घटनाएं घटित हो रही, कौन से दस्तावेज यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स इसको मिल रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो छापता। तो इससे मिलने कौन आया था बच्चों? फॉलोअर था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यानी कि जो पार्ट है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें कितने चोर थे? तो अब ध्यान दिए होंगे, एक तो जो चोर था, जो चोरी करने का बड़ा शौकीन था और महंगी महंगी किताबें चुराता था और साल भर में एक बार चोरी करता था। एक चोर तो वो हो गया। इसके बाद जब चोरी करने जिस सेठ के घर गया था, उसके घर पहले से एक चोरनी थी जो भी चोरी करने ही आई थी। तो एक चोरनी वो मिल गई और एक चोर ये, यानी कि एक तो पहले से ही थी, एक ये भी मिल गया। तो टोटल मिला के कितने चोर हो गए बच्चों? 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसमें है 2। ठीक, अब चलते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। यानी कि भोली को कक्षा में कौन ज़्यादा सांत्वना दिया, कौन उसको दिलासा दिलाया कि कोई बात नहीं, जैसे तुम बोल रही हो ऐसे सब बच्चे बोलते थे, आओ पढ़ो, तुम देखो चित्र जितने लगे हैं सब तुमसे एकदम परिचित ही हैं। तो जानते हैं जब क्लास में भोली एंट्री की थी तो भोली एकदम नर्वस थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी जो टीचर हैं आज जीवन में पहली बार उससे कोई प्रेम से बोला था, वो भी उसकी टीचर थी, नहीं तो बाकी सारे लोग क्या करते उसका मजाक बनाते थे। तो सबसे पहले उससे प्रेम से कौन बोला था, कौन उसको दिलासा दिया था बच्चों? तो दिलासा दिलाई थी उसकी टीचर। यहाँ पे फ्रेंड तो हो नहीं सकते, फ्रेंड तो मजाके बनाने के लिए होते हैं। जो उसकी टीचर थी यही खूब दिलासा दिलाए कि देखो भोले तुम पढ़ो और धीरे धीरे तुम जैसे जैसे बढ़ती चली जाओगी वैसे वैसे हम स्कूल की क्लास भी बढ़ाते चले जाएंगे। प्रिंसिपल तो ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रिंसिपल भाई, क्योंकि क्लास में टीचर ही गए थे, प्रिंसिपल तो गए नहीं थे। द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर तो किसी बच्चे का उत्साह बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो रोब दिखाएंगे, मैं मॉनिटर हूँ मेरी बातों को मानो। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का ये 20 का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। और कल से आप लोग का लाइव क्लास इंग्लिश का शाम को 6 बजे चलना चालू हो जाएगा। चैनल में आप जुड़िए और जुड़ने के बाद इसको और बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज में जुड़े। और जो अनसॉल्व का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ये जान लीजिए कि टोटल आपके लिए एकदम रामबाण ही है। आपको कहीं से भी अगर कोई समस्या हो रही है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए। खास सर हमको ये नहीं समझ में आया है, अभी जितने बच्चे कमेंट कर रहे थे सभी बच्चों के कमेंट पढ़े जा रहे थे। अभी बच्चे ने कमेंट किया कि सर कुछ क्वेश्चन में डाउट थे, उसके क्वेश्चन के डाउट को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।